आजम के लिए शिवपाल की गुहार के साथ सीतापुर जेल में कल आजम खान से मुलाकात के बाद आज प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सीएम योगी आदित्यनाथ से कर सकते हैं मुलाकात। शिवपाल यादव ने कल आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके आजम खान का हालचाल उन्हें बताएंगे। हालांकि आजम खान से मुलाकात को लेकर अखिलेश यादव की ओर से कोई बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी सहयोगी सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने शिवपाल यादव पर निशाना साधा था। ओपी राजभर ने शिवपाल यादव पर तीखी टिप्पणी की थी। अब देखिए, आजम के लिए शिवपाल की गुहार है क्या, तफसील से आपको बताते हैं। आजम को लेकर सीएम योगी से मिल सकते हैं शिवपाल सिंह यादव, ऐसी खबर है। शुक्रवार आजम से मिलने जेल गए थे शिवपाल सिंह यादव। वो तस्वीरें सबसे पहले हमने आपके सामने रखी थी। 26 महीने से जेल में बंद हैं आजम खान, और आजम खान पर 72 मुकदमे दर्ज हैं और इनमें से 71 केसेस में उनको जमानत मिल चुकी है। महज एक केस रह गया है, जिस पर भी ये कहा जा रहा है कि ईद से पहले उनको जमानत मिल सकती है। उनकी ईद जो है वो घर पर ही बन सकती है। इसी पर लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। शैलेश, कल मुलाकात जब की शिवपाल सिंह यादव ने, तो दिन भर की हाईलाइट्स वही तस्वीरें रहीं और ये कहा था शिवपाल सिंह यादव ने कि आजम का हालचाल वो जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ को देने वाले हैं। क्या जानकारी है, कब जाएंगे, कब मुलाकात होगी सीएम के साथ में शिवपाल सिंह यादव की, कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए दीपा, अगर बात करें तो कल ही मुख्यमंत्री से समय चाहते थे शिवपाल यादव, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री पहले वाराणसी में थे, फिर गोरखपुर चले गए, उसके बाद शाम को उनकी वापसी हुई यहाँ पर, तो ऐसे में कल मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज एक बार फिर से शिवपाल यादव की तरफ से प्रयास रहेगा कि उन्हें मुख्यमंत्री का कोई समय मिल जाए, जिससे वो मुलाकात करके अपनी बात जो है वो उनके सामने रख सके। और देखिए, अगर बात करें तो गुरुवार को शिवपाल यादव ने ये कहा कि वो बहुत जल्द आजम खान से मिलने जा सकते हैं, और कल शुक्रवार को हमने देखा कि बिल्कुल सुबह होते ही वो पहुंच गए सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने। 1 घंटे से ऊपर की मुलाकात रही, और जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अपने बड़े भाई और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर जिस तरह निशाना साधा और साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो वो इसके लिए संघर्ष कर सकती थी और उसके नतीजे भी आजम खान के पक्ष में हो सकते थे। उन्होंने साफ कहा कि नेताजी के नेतृत्व में लोकसभा में धरना होना चाहिए था। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो उन्होंने कहा सपा ने वो उस तरह से कहीं ना कहीं संघर्ष नहीं किया जो बहुत ही ज़्यादा, उसको लेकर उन्होंने नाराज़गी भी जताई और दुखद बताया। तो आज वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रयास करेंगे, उनसे समय ले सकते हैं, और ये मानिए कि अगर मुख्यमंत्री से बात होती समय मिल भी सकता है। हालांकि उसके बाद वो अपनी पीड़ा वहाँ पर बताएंगे, आजम खान की जो पीड़ा, जो कल वो बात करके वहाँ पर आए हैं, क्योंकि 72 में से 71 मामलों में देखिए जमानत हो चुकी है, एक मामला बचा है और उसमें भी 2 महीने से फैसला जो है वो कोर्ट ने रिजर्व किया हुआ है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे भी जा रहे हैं आजम खान। तो ऐसे में अब शिवपाल यादव अपनी तरफ से पैरवी करेंगे सरकार के सामने आजम खान को लेकर। हालांकि कितनी राहत मिलेगी ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आजम खान का जो मामला है उसे लेकर सरकार का जो रुख है वो कोई नरम नहीं है, गरम रुख है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि कितनी राहत मिलेगी, लेकिन अपनी बात जरूर शिवपाल वहां पर रखेंगे। और देखिए, इसके पीछे मकसद ये एक मैसेज देना, आजम खान के परिवार को मैसेज देना कि शिवपाल यादव जो है वो सही मायने में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता उनके लिए लड़ रहे हैं, आजम खान के लिए वो लड़ रहे हैं, और वो आजम खान नहीं बोलते, आजम भाई बोलते हैं हमेशा उन्हें, उनके लिए लड़ रहे हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद है उसमें अगर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के बाद बात की जाए तो जो संघर्ष करने वाले नेता है वो शिवपाल सिंह यादव है। ये भी एक मैसेज देने की एक कोशिश हो सकती है, नतीजे जो भी होंगे सीएम से मुलाकात के बाद, लेकिन ये मैसेज जरूर करने हो जाएगा, आजम खान को भी करने हो जाएगा ये मैसेज। ठीक है, उन्होंने कल भी जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर नेता हैं आजम खान, और छोटे छोटे मुकदमों में उनको जो जेल के भीतर रखा गया है वो गलत है, और इसीलिए वो सीएम योगी के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे आजम खान के हाल के बारे में। ये उन्होंने कल ही कहा था। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी को जो झटके लग रहे हैं उसका सिलसिला थम नहीं रहा है। चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा से सपा में शामिल हुए पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी ने सपा को टाटा बाय बाय कह दिया है, अलविदा कह दिया है। इस दौरान हरपाल सैनी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और उन्हें अहंकारी बता दिया, और इसके साथ ही हरपाल सिंह सैनी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जाने का उनका फैसला गलत था, और इस दौरान हरपाल सैनी भावुक भी दिखाई दिए। चुनाव से ठीक पहले सपा का दामन छोड़ करके भाजपा का दामन छोड़ करके सपा में शामिल हुए थे। अब देखिए, अखिलेश को भी वो अलविदा कह चुके हैं और निशाना भी साधा है। अपने अनुभव से जो मैं देख रहा हूँ और देखा,
मैंने आज समाजवादी पार्टी के छोड़ने का ऐलान किया। मैंने पूर्व में बहुत गलत निर्णय ये समाजवादी पार्टी में जाने का लिया था और मुझे ये कहा था, पार्टी नेतृत्व ने मुझे ये कहा था कि आपके कद के अनुसार आपको परिषद में भेजा जाएगा, आप सरदाना के अलावा भी जहाँ जहाँ आपको जरूरत होगी आपको भेजे जाएंगे। मैंने अपनी लगन से और मेहनत से, अपने प्रयास से मैंने सरदाना विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था अतुल प्रधान, जो उसका पूर्व में भी दो तीन बार चुनाव हुआ, मैंने उसको जिताने का काम किया। अब चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि सपा से ताबड़तोड़ इस्तीफे किस तरीके से हो रहे हैं। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे इरशाद खान दे चुके हैं सपा से इस्तीफा, और सुल्तानपुर के सलमान रायनी भी इस्तीफा दे चुके हैं समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा देखिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुदादाद खान भी इस्तीफा दे चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और नूरपुर से जिला अध्यक्ष हमजा शेख भी इस्तीफा दे चुके हैं समाजवादी पार्टी से। रामपुर से सपा लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष नवीन शर्मा भी पहले ही अलविदा कह चुके हैं समाजवादी पार्टी को। उसके बाद सहारनपुर में मुलायम यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष अदनान चौधरी का भी इस्तीफा आया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी का नाम भी इस फहरिस्त में जुड़ चुका है, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को कह दिया है इस्तीफा, और वो अब कहां जाएंगे इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने का उनका फैसला गलत था। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सनोज जुड़ चुके हैं। सनोज देखिए ये पूरी लिस्ट हमने बता दी है, पूरी फहरिस्त कितनी लंबी होती जा रही है दिन ब दिन, और ये परेशानी भी लगातार कितनी बढ़ती जा रही है अखिलेश यादव की, वो हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। हरपाल सैनी ने साथ तो छोड़ा समाजवादी पार्टी का, साथ ही साथ ये भी कहा कि उनका सपा को चुनने का जो फैसला था वो गलत था। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 2022 से पहले तमाम पार्टी के नेताओं का समाजवादी पार्टी से लगाव हो गया था, कई बड़े नेताओं ने तमाम पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़ना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपने देखा कि फिर से जो योगी राज आ गया है, तो योगी राज आने के बाद इन लोगों को अब ये सता रहा है कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। जिस उम्मीद में वो समाजवादी पार्टी में आए थे, अब वहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं बचा है। 2022 के बाद यदि बात करें तो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, 5 साल ये लोग एक तरीके से बनवास काटेंगे। इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं कि जो अब समाजवादी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अंतर कलह भी चल रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और अभी हरपाल सैनी ही नहीं बल्कि न जाने कितने और नेता हैं कि जो जल्द ही समाजवादी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हरपाल सैनी जी, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। हरपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी में आप 2022 चुनाव से कुछ वक्त पहले आए और फिर अब समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया? देखिए, राजनीतिक आदमी की सोच होती है। हम लोग राजनीति में जब आते हैं तो सोचते हैं सम्मानजनक स्थिति हमारी पैदा हो, सम्मानजनक स्थिति महत्वपूर्ण पद मिले। उसी के कारण हम कोई मौसम वैज्ञानिक तो है नहीं, लेकिन राजनीतिक सोच के तहत जिस तरीके से चुनाव से पूर्व अखिलेश जी की सभा में सड़कों में लाखों हजारों लोग सड़क पर दिखाई देते थे, उससे ये आभास होता था कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। और अखिलेश जी ने हमसे बुला के कहा कि हरपाल जी, आपका बड़ा कद है, आप परिषद में रहे हैं, हम आपको परिषद में भेजेंगे। पहले तो आपको सरदाना का हमारा मन था लड़ने का, लेकिन कहने लगे रो रहा है, बगड़ रहा है, ये शुभचिंतक है हमारा बहुत पुराना, आपका बड़ा कद है और सरकार बनने में आपको मंत्रिमंडल में भी समायोजित करेंगे। ऐसा मेरा निर्णय था जो मेरा गलत साबित हुआ। गलत साबित हो, लेकिन आपके लिए तो कहा जाता है कि पश्चिम की हवा को बखूबी आप समझ लेते हैं और तमाम चीज़ें आपने कर दी हैं, बड़े नेताओं के तौर पर गिनती होती है, फिर ये कैसे नहीं भाप पाए कि बीजेपी फिर से आ रही है? लेकिन कभी कभी राजनीति के आंकड़े गलत होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरा निर्णय था वो वास्तव में गलत था। अच्छा, जैसे आपने देखा कि अभी अंतर कलह चल रही है, अखिलेश यादव की बात हो, शिवपाल यादव की हो, तमाम चीज़ें चल रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो, तमाम लोग ऐसे हैं, आप उनके करीबी रहे, उनके साथ गए थे, तो अब क्या लग रहा है आप? अब समाजवादी पार्टी में जनरल राम लोहिया जैसे विचारों की पार्टी अब नहीं रही है। जब जिस पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव का कोई स्थान समाजवादी पार्टी में ना हो और अहंकार की राजनीति हो, तो जब ऐसे कद के नेताओं का सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं है, तो मैं तो अपनी कल्पना नहीं कर सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पे गए थे आप? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जब मैं उस समय दल का नेता था परिषद में, और स्वामी प्रसाद मौर्य नेता सदन हुआ करते थे। मेरे राजनीतिक उनसे संबंध थे, कहना और करने नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का निर्णय अलग था। इनसे ये भी पूछेगा कि इनके अलावा और भी बड़े नेता हैं क्या जो इनके टच में है, जो सपा को छोड़ सकते हैं? बहुत संक्षेप में सनोज।
सर आपसे एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा कि आपने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया, कई और लोग भी समाजवादी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। चूंकि कई बड़े नेताओं के टच में आप रखते हैं, हम इस बात को माने कि कुछ और लोग हैं कि जो जल्दी साइकिल की सवारी छोड़ सकते? संभवतः जो चर्चा है प्रदेश में, मेरी और लोगों से भी संभवतः बात हुई है, सब बराबर मैं लोगों को संपर्क में हूँ, और जैसे उनकी धारणा और विचार जो मैं सुनने को मिलता है, व्याख्या होती है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े कद के नेता भी समाजवादी पार्टी का सदस्य। कौन है वो एक दो से जिनकी आपकी बात हुई? अब जब बताइए कि बात तो जब आदरणीय उनके चाचा शिवपाल जी का कोई सम्मान नहीं है, और जो 2 साल से आदरणीय आजम खान जी जेल में बंद है, जो संस्थापक में उनकी गिनती होती है, मात्र 2 साल में एक बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी परंपरागत तौर पर एक बार उनसे मिलने गए। ये कौन सी बात? बल्कि उनको संघर्ष करना चाहिए। आज जो पहले समाजवादी पार्टी के लोग थे उनको संघर्ष की नीति अपनाते थे, आज संघर्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं है। इसी वजह से मैंने सामूहिक निर्णय लिया। ठीक है सनोज, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, कहने के लिए जाने जाते हैं, एक दो नाम तो बता दीजिए जिनसे बात। ठीक है, और भी बड़े बड़े कद के नेता हैं समाजवादी पार्टी में जो कि जल्द ही अलविदा पार्टी को कह सकते हैं, और उन्होंने ये कहा कि अखिलेश ने वादा किया था कि सरकार बनने पर मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन सरकार बनी नहीं, मैं मंत्री नहीं बन पाया, और इस तरीके से मेरा समाजवादी पार्टी में जाने वाला फैसला गलत हो गया। ये भी उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। बहुत शुक्रिया सनोज आपका पूरी जानकारी के लिए और हरपाल सिंह सैनी से बातचीत के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश मोटरसाइकिल से बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे और पुलिस की चेकिंग के बाद भागने की वहां से कोशिश की। तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पुलिस ने दावा किया कि इस दौरान बदमाश ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं और बदमाश के पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों की किस तरीके से शामत आई है उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, इससे होगी पूछताछ और क्या इसके और साथी भी इलाके में एक्टिव हैं, इसके बारे में भी जानकारी बदमाश से ली जाएगी। और देखिए गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जिसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, चेन स्नैचर इसको बताया जा रहा है, और कई वारदातों को अभी तक अंजाम दे चुका है, कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने की और फिराक में था, लेकिन उससे पहले पुलिस से हो गई मुठभेड़ और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में 5 लोगों की हत्या की गई है। ईंट पत्थर से कुचल करके हत्या की गई है। और देखिए मृतक के घर में आग लगने की भी खबर है। ये कहा जा रहा है कि प्रदीप कुमार यादव ने अपने भाई और भाभी की मौत की पुलिस को सूचना दी। मृतकों में परिवार के ही 3 अन्य लोग शामिल हैं। सामूहिक हत्या की सूचना पर पुलिस पहुंची है मौके पर। जांच पड़ताल लगातार हो रही है। पुलिस के सीनियर अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है, ये जानकारी है। थोड़ी देर पहले रवानगी की खबरें आई थी कि पुलिस के सीनियर अधिकारी भी वहां पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड अब मौके पर कुछ देर के बाद पहुंचेंगे तमाम बड़े अधिकारी। उसके बाद क्या जानकारी उनको मिलती है इस पर भी लगातार नजर रहेगी। तो घर के किन किन सदस्यों की बेरहमी से हत्या की गई है उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। उनकी उम्र क्या थी और सभी का नाम क्या था, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए राजकुमार यादव घर का मुखिया, इनकी उम्र बताई जा रही है 55 वर्ष, और इसके साथ ही कुसुम राजकुमार की पत्नी, उम्र 50 साल बताई जा रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। परिवार में कौन कौन लोग थे, ये सीरियल किलिंग का कौन कातिल है, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। राजकुमार यादव घर का मुखिया, उम्र 55 वर्ष, और कुसुम राजकुमार की पत्नी, उम्र 50 साल। इसके अलावा मनीषा राजकुमार की बेटी, उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। इसके साथ सविता सुनील की पत्नी, 30 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, और साथ ही साक्षी सुनील की बेटी, उम्र 2 वर्ष। देखिए 2 साल की बच्ची भी इसमें शामिल है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, पुलिस के जब बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी। मौके पर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौजूद है, उनके पास आपको ले चलते हैं। मोइन, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा अफसर वहां पर पहुंचा जो बातचीत कर सकता है या फिर जो जवाब दे सकता है?
देखिए इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं, उसी घर के बाहर मौजूद हैं जहां ये सनसनीखेज वारदात हुई है। पुलिस प्रशासन की बात हम करें तो एसएसपी हो चाहे डीएम हो, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है जिसमें विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं और आप देख सकते हैं कि जो पूरा घर के बाहर का इलाका है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं यहाँ पर। और काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर है, लोगों के अंदर गम है, गुस्सा भी है कि आखिर एक ही परिवार के 5 लोगों को किसने और क्यों मौत के घाट उतार दिया। खासकर उसमें से एक 2 साल की बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, तो उसको भी मौत के घाट उतारा गया है। तो प्रयागराज के गंगा पार इलाके में जो इस सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के यहाँ पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन है जो इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अभी पिछले शनिवार को ही नवाबगंज इलाके में इसी तरीके से पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया था। हालांकि उसमें आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि जो परिवार के मुखिया थे उन्होंने ही जो है पत्नी की और 3 बेटियों की हत्या की थी, उसके बाद खुदकुशी की थी। लेकिन ये जो मामला है ये थोड़ा अलग टाइप का मामला है और निश्चित तौर पर ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला, सवाल खड़े करने वाला मामला है। तो उस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये वारदात हुई है। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, छानबीन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ हुआ क्या है, किस तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई है। तो बहुत से लोग यहाँ पर हैं, इकट्ठा हैं और तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर घटना क्या हुई, किसको वो जिम्मेदार मानते हैं और क्या कुछ वो चाहते हैं। भाई साहब इधर आइए ज़रा सा, क्या नाम है आपका? तो देखिए ये नहीं है। और आप बताइए, आप इसी गांव के हैं? तो देखिए लोग बोलने को तैयार नहीं हैं, लोग चुप्पी साधे हुए हैं और आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर ये देखिए ये जो घर का मेन गेट टीम है, जो बड़े अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या कुछ किया गया होगा। रिश्तेदार हैं वो भी मौजूद है और हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे और ये करते हैं कि आखिर यहाँ क्या कुछ हुआ, कैसे लोगों को मौत के घाट, परिवार की हत्या कैसे की गई है और बंद किया गया है। तमाम दूसरे अधिकारी पर मौजूद हैं और ये देखिए ये गेट खोल करके हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा खोलिए, गेट खोलिए। तो ये गेट खोल दीजिए, जरा गेट खोलिए भाई, जो है वो ये गेट खुल रहा है तो हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और अंदर से तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुछ हुआ पर। तो कि हम कवायद कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। तो गेट खोल दीजिए। तो ये देखिए अंदर जो है वो बड़े अधिकारी डीएम नज़र आ रहे हैं, एसएसपी नज़र आ रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं जो पड़ताल कर रहे हैं। और ये वो पूरा घर है जिसके अंदर ये वारदात अंजाम दी गई है। ये पूरा सड़क है और सड़क से लगे हुए मकान में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो अंदर काफ़ी भीड़ मौजूद है, लेकिन देखिए ये जो पुलिस के लोग हैं वो हमको ही जाने से रोक रहे हैं, यानी अंदर भीड़ लगी और वो मीडिया तब गेट खोलिए ना, जो है वो अंदर बहुत लोग खोज वो। हाँ नहीं हल्ला मचा तो अंदर इतने। तो देखिए ये जो है ये खैर काम में हमारे काम में ये रोडेट करने की कोशिश की जा रही, जबकि अंदर आप देख सकते हैं भीड़ जुटी हुई है के काम में जो है बड़ी संख्या में लोग अंदर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हत्या की गई है राजकुमार की, उनकी पत्नी की, उनकी बेटी की, नातिन के, इन सारे लोगों की हत्या यहाँ पर की गई है। और जो शव हैं उनको जा चुका है, पोस्टमार्टम किया जा चुका है और जो बड़े अधिकारी हैं अंदर मौजूद हैं, जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। जो लोग यहाँ मौके पर, लोगों के अंदर गम है, लोगों के अंदर इस पूरे के पूरे होना और क्यों इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। और ये देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए क्या कहना है इस घटना पर आप लोगों? इस घटना पर बहुत शर्मनाक या किसकी मिली भगत है? क्या चाहते हैं सर? यहाँ आके ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो और जल्द से। क्या मानते हैं कि पुलिस की लापरवाही है इस मामले? जी सर, पुलिस की बिल्कुल लापरवाही है। पुलिस की लापरवाही है, बगैर किसी सदस्य के इजाजत के यहाँ की लाश चील गई
यहाँ पर। ये देखिए, ये परिवार की कोई महिला है जो कि आंसुओं से भीगी हुई है। हम हम इतना बड़ा परिवार रात में नहीं पहुंचे पास, शासन कैसे? हाँ लोग है चाहे क्या क्या तो बहुत बड़ी सकते हैं हम लोग लड़की के पहुंचे हुए हैं आसपास के गांव हम लोगों के से लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि हर एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। जो आसपास के लोग हैं वो इस वारदात के बाद क्या कुछ कहते हैं, इस पर लोगों की बात सुननी भी बहुत जरूरी हो जाती है। जो वहां पर लोग रहते हैं, जो उस गांव के हैं, जो और गांव से वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो लोग क्या कुछ कहते हैं वो भी बहुत अहम है। हालांकि एसएसपी वहां पर मौजूद है, डीएम साहब वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब थोड़ी देर के बाद कुछ स्थिति साफ होती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये बड़ी जानकारी इसी पर देते हैं कि मायावती ने ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार 5 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या किए जाने की खबर अति दुखद, निंदनीय और चिंताजनक है। सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये बसपा प्रमुख मायावती का ट्वीट आपके सामने है। निर्मम हत्या किए जाने की खबर अति दुखद है, निंदनीय है और चिंताजनक भी साथ में है। सरकार घटना की तह में जाकर के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को सुनिश्चित करे, सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित करे। ये मायावती ने ट्वीट किया है। अब लॉ एंड ऑर्डर का मसला किस तरीके से, अगर आप सिर्फ प्रयागराज की बात करते हैं तो वो बिगड़ता जा रहा है, चरमराता जा रहा है, उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। पिछले शनिवार को ऐसी ही हुबहू वारदात हुई थी और आज फिर से ऐसी ही घटना। इसी पर मोइन लगातार बने हुए। मोइन बताइए, वहां पर लोग जो बातचीत कर रहे हैं उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? लोग भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं प्रशासन के रवैये को लेकर? देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं उसको लेकर लोगों के अंदर खासी नाराजगी है। और मौके पर जो स्थानीय विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। गीता पासी जी पहुंची हुई हैं, डॉक्टर मान सिंह जी पहुंचे हुए हैं, और विधायक ये भी हैं, एमएलसी हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए मान सिंह जी, क्या कहना है इस घटना पर, क्या मांग करते हैं आप? ऐसा है कि ये प्रॉपर सुराव क्षेत्र में 18 के बाद ये 19वीं ऐसी घटना है जहां पर एक ही ट्रेंड पर ये केस हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये शासन प्रशासन के घोला कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं घटना का। और अभी आप देखिए, एक हफ्ते पहले अभी ब्राह्मण परिवार का हुआ, उसके पहले पासी परिवार में हुआ, उसके पहले आप जाइए तो कुर्मी पटेल परिवार का हुआ। तो एक ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ जो स्थानीय विधायक गीता जी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है घटनाएं? बहुत बड़ी चुनौती है और आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जब मर्डर हो जाता है तो उसके बाद पुलिस जो है आती है। क्या मांग कर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी की? कम से कम गश्त करना चाहिए, रात में जो है पहरेदारी करना चाहिए कि हाँ कहाँ क्या हो। पूरे गैंग घूम रही है, जिसका मर्जी है जिसको मार के निकल ले रही है। एक ही गैंग है जो इस तरह से वारदात कर रहा है। मतलब आप लोग मानते हैं कि ये घटना जिसमें पुलिस की लापरवाही है, पुलिस वर्कआउट नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लापरवाही। ये पुलिस की तो आप देखिए कि अभी घटना को ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पहले वो घटना हुई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, और उससे पहले हम दिखा दें कि ये बहुत क्लोज करके हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, यहाँ से लेकर के आंगन से कमरे तक इसी तरीके से खून के धब्बे आपको पड़े मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, क्या मांग नहीं, हमारा तो ये कहना है कि योगी सरकार जब से आई है टोटल लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है, गुंडों का बोलबाला है। और लगातार अगर आप लोग देख रहे हो, आप लोग मीडिया के भाई हैं, आप लोग को सब जानकारी है, हम लोग ज़्यादा जानकारी है। लगातार सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं और किसी का भी खुलासा नहीं हो रहा है। गुंडे एकदम मनमानी है, जब जहाँ चाहते हैं वहाँ उसकी हत्या कर दे रहे हैं, लूट कर दे रहे हैं, आगजनी कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति योगी सरकार उनके अधिकारियों द्वारा की जा रही है। हमारी मांग है की तरफ देखिए, डीएम संजय कुमार खत्री नजर आ रहे हैं, एसएसपी अजय कुमार नजर आ रहे हैं। हम आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वारदात क्या हुई और क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं।
तो डीएम संजय कुमार खत्री जी हमारे साथ लाइव हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये क्या पूरी घटना हुई और क्या कार्रवाई आ रही है? लाइव चल रहा है सर। ये गांव खेमराजपुर है। इस परिवार में 4-5 शव होने और घर में आग लगने की सूचना मिलती, हमारी पुलिस यहाँ मौके पर पहुँचती है तो देखा कि एक कमरे में भयंकर आग लगा है। सबसे पहले आग बुझाया, उसी तरफ आग के पास में 2 शव मिला और 2 बॉडीज़ हमें दूसरी तरफ भी मिला है। एक जो कुसुम है जिनकी उम्र 50 वर्ष है, उनकी सांसें चल रही थी, उनको तत्काल से हॉस्पिटल ले जाया गया। और इस परिवार में राजकुमार जी जिनकी उम्र 55 साल है, उनकी पत्नी कुसुम, पिता उनकी बहू है जिनकी उम्र है 30 वर्ष, ये राजकुमार जी की बेटी मनीष और इनकी पोती मीनाक्षी। ये 5 लोगों का यहाँ पे शव मिला और पुलिस की तेज तर्रार टीम इस पे गठित कर दी गई है। ये स्थिति है। हत्या का कोई मोटिव अभी तक समझ में आया है क्या? इसका हमारी पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम ने जांच किया है, जांच की जा रही, जैसी आएगा इसे वर्कआउट करके कड़ी कार्रवाई करेंगे। कितने टीमें गठित की गई सर वर्कआउट? अब 5 टीम इस पर गठित की गई है। थैंक यू। तो ये थे डीएम संजय कुमार खत्री। खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं और हमारे साथ हिंदुस्तान अखबार के क्राइम रिपोर्टर पीयूष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं कि बताइए पीयूष भाई, क्या ये पूरी घटना हुई और क्या कुछ अभी तक आपकी समझ में आया है? आप बहुत लंबे अरसे से क्राइम की घटनाएं कवर कर रहे हैं। 2017 से लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। गंगापार इलाके में थरवई थाना क्षेत्र है, सुराव है, फाफा मऊ, नवाबगढ़, सर्किल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ज़्यादातर घटनाओं में परिजनों ने या नामजद आरोपी कर दिया। इसके चक्कर में पुलिस ने कई गलत खुलासे किए। गोरी हत्याकांड में भी दलित परिवार। आज घटना हुई है, इसमें आप काफी देर से मौके पर हैं। अभी तक आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ होगा या क्या वजह समझ में आ रही है अभी तक? ये भी घटना एकदम गोहरी की तरह ही है। इसमें भी सेम 2 महिलाओं के कपड़े जो बता रहे हैं यहाँ के लोग जो पहले मौके पे पहुंचे थे, उनका यही कहना है कि उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। इस तरह उन्होंने आरोप लगाया है कि इनके साथ कुछ गलत काम हुआ है और उसी तरह सर पे सारे लोगों को मारा गया है। 5 लोग थे, 5 की हत्या हो चुकी। एक बच्ची बची है, वो इसलिए बची है कि दादी के पास चिपक के सो रही थी, उसको लोगों ने देखा नहीं, वो सोती रही, वही एक बची है। पूरी घटना जैसे पहले हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि लगातार ये लगता कोई एक ही गैंग है जो बार बार घटनाओं कर रहा है, क्योंकि सारे गरीब परिवार हैं, सड़क के किनारे इनका घर है, मोंडे सब करेंगे। और डीएम साहब ने ये जानकारी दी कि 5 टीमें गठित की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब वारदात हो जाती है उसके बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? उससे पहले कोई पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? गंगापार इलाके में इस तरीके से एक के बाद एक सेम घटनाएं होती हैं, सवाल कई खड़े होते हैं। मोइन, आप लगातार नजर बनाए रखेगा वहां पर और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। लोग क्या कुछ आसपास के बताते हैं उससे भी बहुत हद तक अंदाजा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी के लिए।